जो इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी वेल पोज़िशन्ड है। पहला स्टॉक नेहा है महिंद्रा हॉलिडेज़। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की अनलॉकिंग हुई है और जिस प्रकार का ग्राउंड लेवल पे मूवमेंट हो रहा है, हमको लग रहा है कि जो टूरिज़्म और होटल कंपनीज़ है वो बहुत ही अच्छी करेंगी। इनफैक्ट नॉट ओनली फोर्थ क्वार्टर बट एफवाई 23 में हमको लग रहा है कि प्राइस एज़ वेल एज़ वॉल्यूम का बेनिफिट इनको मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अगर 6 से 12 महीने की अवधि कोई लेता है तो इसमें अभी भी काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। करीबन 305, 310 का टारगेट यहाँ पे बनेगा महिंद्रा हॉलिडेज़ में। और दूसरी कंपनी जो मीडिया स्पेस में है, प्रिंट और रेडियो में, उसका नाम जागरण प्रकाशन है। कंपनी बहुत ही अट्रैक्टिवली वैल्यूड है। करीबन 1900 करोड़ की मार्केट कैप है, लेकिन कंपनी के पास करीबन 800 करोड़ की कैश है। कंपनी के नतीजे भी दिसंबर क्वार्टर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और हमको लग रहा है कि इस साल कंपनी करीबन 200 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट कमाएगी। सबसे बड़ी बात, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है और जिस प्रकार के बिज़नेस में है, हमको लग रहा है कि इकोनॉमी ओपन होती है तो मीडिया सेक्टर के लिए प्रिंट और रेडियो का जो बिज़नेस है वो अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे करीबन 9500 का एक टारगेट लेके यहाँ पे भी पोज़ीशंस बनाई जा सकती है। इनफैक्ट पंचू इन्होंने अभी हाल ही में प्राइस इंक्रीज किया है और जिस प्रकार का अभी वॉल्यूम ग्रोथ दिख रहा है आईपीएल के सीजन में, हमको लग रहा है कि कंजम्पशन स्पेस में ये काफ़ी वेल पोज़ीशन्ड है। इनफैक्ट अनलॉकिंग के बाद जो डाइन आउट फैसिलिटी थी, वहाँ पे भी अनुमान है कि वहाँ पे भी अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से आई थिंक आज तो स्प्लिट का भी डिसीजन आने वाला है। तो मेरी राय में आई थिंक निवेशकों को थोड़ा रुकना चाहिए क्योंकि स्प्लिट के बाद शायद थोड़ा मौका और मिले और ये डेफिनेटली लिक्विडिटी भी काउंटर में और बढ़ाएगी। तो आई वुड बिलीव जिनके पास है वो होल्ड करे और फ्रेश खरीदारी, स्प्लिट का डिसीजन एक बार इम्प्लीमेंट होता है उसके बाद आई थिंक यहाँ पे फ्रेश पोजीशन ली जा सकती है। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए स्टैंड अलोन बेसिस पे कल माइंडट्री के जो नतीजे आ गए वो काफ़ी अच्छे थे। इनफैक्ट अगर हम इनको टीसीएस और इन्फोसिस के नंबर से कंपेयर करें तो ये डेफिनेटली काफ़ी अच्छे थे। इनफैक्ट यहाँ पे कमेंट्री तो अच्छी थी बट ओवरऑल मार्जिन्स में और ओवरऑल जो डॉलर गाइडेंस की बात है वहाँ पे हमको लग रहा है कि आने वाला जो साल रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। इनफैक्ट ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छी है। एल&टी इन्फोटेक भी हमको लग रहा है कि नंबर्स अच्छे आएंगे, आज नंबर्स आने वाले हैं। और यहाँ पे भी जिस प्रकार की इनकी एक्सपोजर बैंकिंग एज वेल एज टेलीकम्युनिकेशन मीडिया में है, हमको लग रहा है कि यहाँ पे एक ऑर्डर विंस और मार्जिन्स डेफिनेटली अच्छे बढ़ने की उम्मीद है। रही बात मर्जर की नेहा, तो मुझे लग रहा है कि देखिए अभी एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी के मर्जर के बाद बहुत सारे ऐसे कंपनीज इन्वेस्टर्स देख रहे हैं जहाँ पे ऐसा मर्जर होके एक सिनर्जी हो, थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग हो। तो ये अभी कहना मुश्किल है बट यस लॉजिकली अगर एलटीआई और माइंडट्री मर्ज होता है तो इसमें डेफिनेटली शेयर होल्डर्स को वैल्यू ज्यादा मिलेगी और ऑब्वियसली रिस्क रिवॉर्ड जो है वो आगे आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। बट ये अभी भी थोड़ा सा कंफर्म नहीं है। तो मेरे ख्याल से तब तक मेरे ख्याल से ये डिपेंड करेगा कि मैनेजमेंट अपनी बोर्ड मीटिंग में फाइनली क्या कहता है। ये डेफिनेटली इनफैक्ट दीपांशु इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, लेकिन जो ग्लोबल लाइटिंग बिजनेस है वो काफी सिग्निफिकेंट है वैरोक के लिए। काफी बड़े इंटरनेशनल क्लाइंट्स वैरोक के हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये बिजनेस बिकता है तो आने वाले दिनों में ये बेसिकली कर्जा रिपे करने के बाद कौन से बिजनेस पे फोकस करेंगे। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट बैलेंस शीट तो ठीक ठाक होगी, जैसे मार्केट रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि पूरा कर्जा बैलेंस शीट से निकल जाएगा, कंपनी डेट फ्री बनेगी। बट आई थिंक ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जो आगे का रोड मैप रहेगा वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस जिस प्रकार की वैल्यूएशन अभी बात हो रही है इसमें ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स भी कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल से आई थिंक क्लियरली थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना जरूरी है। हालांकि न्यूज डेफिनेटली पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि दीपांशु पहली बात तो एक बहुत सरप्राइजिंग लगता है कि इतने निचले भाव पे ये अपना स्टेक डाइल्यूट कर रहे हैं और दूसरी बात काफी बड़ा का इक्विटी स्टेक है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो स्टेक डाइल्यूशन होगा इससे डेफिनेटली स्टॉक में आपको एक नेगेटिव रुझान शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से डेफिनेटली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया रखते हैं, उनको ये एक वीकनेस का अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए क्योंकि एबीएस को लेकर सिर्फ इंडिया में 2 कंपनियां हैं, एक तो इनियोस और दूसरी बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड। तो ये जो प्रोडक्ट है इसमें मोरलेस दोनों कंपनीज के इक्वल मार्केट शेयर्स है। मार्केट अच्छी तरह से बढ़ रहा है क्योंकि ज्यादातर ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में यूज होता है। तो डेफिनेटली इस डाइल्यूशन का रिटेल इन्वेस्टर्स को फायदा लेना चाहिए क्योंकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट दीपांशु आई थिंक फर्टिलाइजर स्पेस बजिंग इसलिए भी रहेगा क्योंकि सब्सिडी तो मिलेगी बट आई थिंक ओवरऑल जो एग्री ग्रेन का मसला है ग्लोबली अभी इंडिया काफी मात्रा में फूड ग्रेन्स भी एक्सपोर्ट करेगी। आई मीन इनपुट्स भी काफी डिमांड भी रहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आरसीएफ, कोरोमंडल और जीएनएफसी ये 2-3 ऐसे विकल्प है जो हमको लग रहा है कि अभी भी रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। तो जिनको मीडियम टू लॉन्ग टर्म का निवेश करना है, अगर आज के बाजार में अगर थोड़े मौके मिलते हैं, बाजार थोड़ा सा वीक ओपन होता है, तो आपको डेफिनेटली इन शेयर्स में खरीदना चाहिए।
मुझे लग रहा है कि देखिए आईजीएल ही काफ़ी वेल पोज़ीशन्ड है। हालाँकि महानगर गैस में डेफ़िनेटली भी पोज़ीशन अच्छी है। ये सारी कंपनीज़ अपनी-अपनी एरिया में गैस बेचते हैं, तो बेसिकली ऐसा कोई सीवियर कॉम्पिटिशन के बीच में होता नहीं। बट मेरी चॉइस में आईजीएल और एमजीएल काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी ऊपरी लेवल से पिट गए हैं और जिस प्रकार से अभी इन्होंने एक सिग्निफिकेंट प्राइस राइज़ किया है दीपांशु, हमको लग रहा है कि पहला क्वार्टर ऑफ एफवाई 23 इनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि पोस्ट कोविड क्या हुआ है कि वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ चुका है और प्राइस इंक्रीज, इन दोनों का बेनिफिट कंपनीज को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये दोनों स्टॉक्स पे फोकस करें। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली ट्रेंड नेगेटिव है। आई थिंक क्लियरली इनका फोकस अभी होलसेल बैंकिंग पे गया है, तो डेफिनेटली मार्जिन्स पे थोड़ा बहुत दबाव आएगा, क्योंकि रिटेल में अच्छे मार्जिन्स कमाने को मिलते हैं। मेरे ख्याल से आई थिंक जिनको 1.5-2 साल का नजरिया लेके काम करना है, बहुत ही बेहतरीन मौका है। एचडीएफसी बैंक जरूर बाउंस बैक होगा वंस द मर्जर इज कंप्लीट, बट शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रहेगी। तो मेरे ख्याल से जिनको मीडियम लॉन्ग टर्म व्यू लेना है और पोजीशन पोर्टफोलियो में बनाना है, दिस इज अ गुड प्राइस टू एंटर, बट थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखिए। नहीं, मुझे लग रहा है कि दीपांशु कैचअप होने के लिए अभी भी काफी स्कोप है। इनफैक्ट यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात है कि काफी समय से यहाँ पे डिलीवरी बेस्ड काफी हो गई है, तो डेफिनेटली इन्फॉर्म्ड बाइंग जरूर हो रही है और मुझे लग रहा है कि आने वाला साल इनके लिए काफी सिग्निफिकेंटली अच्छा रहेगा। बोथ पावर जनरेशन कैपेसिटी एज वेल एज जो पावर के प्राइसेस है वो भी काफी अच्छी तरह से इनको यील्ड देंगे। तो मेरे ख्याल से जिनको 12-15 मंथ्स का नजरिया लेना है, अराउंड 150-165 के रेंज में खरीदे, डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होने की उम्मीद है। बिल्कुल दीपांशु, आज भी जो 10 की कमाई का स्टॉक है वो एम लेटर से आता है और ये कंपनी का नाम है मैट्रिमोनी.com। मैं समझता हूँ कि पिछले 2 साल कोविड के कारण में इनका बिजनेस काफी सिग्निफिकेंटली हिट हो गया था, काफी कम शादियां हो गई थी। इस साल डेफिनेटली रिकवरी काफी स्ट्रांग होने की उम्मीद है और यहाँ पे मैट्रिमोनी का जो मार्केट शेयर है मैच मेकिंग में वो करीबन 65% है। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, बहुत ही एसेट लाइट बिजनेस चलाती है। हमको लग रहा है कि इस साल करीबन 55 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, जो पिछले साल करीबन 40-41 करोड़ था और टेलविंड्स बहुत ही पॉजिटिव है। हमको लग रहा है कि करंट लेवल से जरूर खरीदना चाहिए। करीबन हमको लग रहा है कि 950 का टारगेट प्राइस अगले 6 से 12 महीने